चीकू की चिंता अब भी उनके होश उड़ाई थी। स्कूल का फ़ोन भी बिजी आ रहा था। तो इससे आगे की कहानी सुनने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो एक और कहानी लेकर आए हैं हम आपके लिए। बैठक में अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहे थे मल्होत्रा साहब। तभी चौकीदार आया और उनसे बताया कि सर, गांव से आपके भाई मिलने आए हैं। मल्होत्रा साहब ने अभी बियर का एक घूंट ही पिया था। तभी इतना सुनते ही उनका गिलास हाथ से छूट गया और वो गुस्से में देखने लगे। तभी चौकीदार बोला, उनका नाम दीपू है। मल्होत्रा साहब पहचान गए थे। दीपू उनके चाचा का लड़का था जो गांव में रहते हैं। सबकी नज़रें खुद पर टिकी देख मल्होत्रा साहब सोचने लगे, जो उसके सामने आने वाला वो एकदम गंवार सा है। उसे सबके सामने भाई बोलने में उन्हें शर्म महसूस होगी, इसलिए धीरे से बोले, कजिन है। 2 महीने पहले पिता के अंतिम संस्कार गांव गए थे। तब चाचा चाची सहित दीपू से भी आखिरी मुलाकात हुई थी। चाचा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि वो दीपू को शहर बुलाकर किसी नौकरी पर लगवा दे। किस सोच में डूब गए मल्होत्रा साहब? गांव से भाई नौकरी मांगने तो नहीं आ गया? आपको कैसे मालूम? नॉर्मल सी बात है। हम बड़े लोगों के आगे पीछे ऐसे लोग घूमते रहते हैं। ये इंडियन लोगों की सोच ही ऐसी हो गई है कि कोई भी अपना किसी बड़े शहर में बड़ा आदमी क्या बन जाए, नाते रिश्तेदारों की सिफारिश के लिए लाइन लग जाती है। चाहते हैं पूरा कुनबा ही उस शहर में बस जाए। बिल्कुल, मैं और मेरी पत्नी तो तंग आ गए थे ऐसे मुफ्त के मेहमानों से। फिर हमने एक तरकीब निकाली। दूसरा दोस्त धीरे से बोला, क्या मल्होत्रा साहब? उसकी तरफ देख रहे थे। दोस्त ने पास खड़े चौकीदार की ओर देखा तो मल्होत्रा साहब उसका मतलब समझ गए। उससे कहो किसी ज़रूरी काम में उलझा हूँ, थोड़ी देर में बुलाता हूँ। चौकीदार के पलटते ही दोस्त शुरू हो गया। इन लोगों की जेब में फले फूटी कौड़ी भी न हो, पर झूठे आत्मसम्मान की गठरी का बोझ लादे जरूर घूमेंगे। इसलिए इनको पहली बार में ही ऐसा जवाब देना चाहिए, न कभी खुद लौटेंगे और न किसी दूसरे को आने देंगे। मल्होत्रा साहब के दिमाग में 2 महीने पहले गांव की बात घूम रही थी। भला उस हालत में टका सा जवाब दिया जा सकता था? हरगिज़ नहीं। अपने ही पिता के दाह संस्कार में वे एक मेहमान की तरह शामिल हुए थे। 13वीं के अगले ही दिन वे जाने लगे तो चाचा जी ने उन्हें विदा किया था। अपनी माँ की चिंता मत करना, कोई कमी नहीं रखेंगे हम उनकी सेवा में। भाई साहब नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं समझ सकता हूँ। खेती बाड़ी तुम लोगों के बस की बात नहीं है। मैं तुम्हारे खेत को संभाल लूँगा, तुमको पैसे भेज दिया करूँगा और भाभी को भी उनका पैसा मिलता रहेगा। और दीपू का मन भी खेती में नहीं लगता है, इसलिए हो सके तो उसको भी अपने पास बुलाकर किसी नौकरी में लगवा दो। तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। चाचा जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। क्या चाचा जी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एहसान तो मुझे आपका मानना चाहिए। मैं जल्द से जल्द दीपू को अपने पास बुला लूँगा। लेकिन 2 महीने से ज़्यादा समय बीत जाने पर भी उन्होंने दीपू को नहीं बुलाया था। पर यह भी कभी नहीं सोचा था कि दीपू एक दिन इस तरह सिर पर आ खड़ा होगा, और वह भी सब दोस्तों के सामने। दोस्त मिलकर उन्हें धीरे धीरे आगे की रणनीति समझा रहे थे। 20 मिनट बाद चौकीदार दोबारा पूछने आया तो दीपू से रहा नहीं गया। वह भी पीछे पीछे अंदर आ गया। उसे आता देख मल्होत्रा साहब एक बार तो चौंके, पर फिर तुरंत उन्हें दोस्तों की बात याद आ गई। वे सामने पड़ा मोबाइल उठाकर बात करने लगे। दीपू ने आकर सब दोस्तों के पैर छुए तो सबने डर कर अपने पैर पीछे खींच लिए। मल्होत्रा साहब ने बिना देखे एक हाथ हल्के से ऊपर उठा दिया और बात करने में बिजी हो गई। जानबूझकर 2 मिनट की बात को उन्होंने 15 मिनट खींचा। इधर दीपू हाथ बांधे बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। फ़ोन रखते हुए मल्होत्रा साहब दिखा रहे थे कि कितने बिजी हैं। तभी गिलास की तरफ देखकर बोले, अरे यह तो खाली है, जरा इसको भर देना। उन्होंने खाली गिलास दीपू के आगे कर दिया।
दीपू सहमा सा गिलास भरने लगा तो बाकी लोगों ने भी अपने गिलास उसके आगे कर दिए। हड़बड़ाहट में दीपू से कुछ बियर गिर गई। अरे क्या कर रहा है? कितनी महंगी ड्रिंक गिरा दी। जा सामने रसोई से कपड़ा लाकर पहुँच दे, वरना कीमती कालीन खराब हो जाएगा। बड़े भाई के आदेश का पालन करने के बाद दीपू बोला, भैया मेरा बैग अंदर ले आऊं? अरे चौकीदार, इसका बैग अपने उधर रखवा लो ताकि यह नहा धोकर तैयार हो जाए। खाना भी खिला देना, रात बहुत हो गई है, सुबह मिलते हैं। अगली सुबह अखबार लेकर आए चौकीदार से मल्होत्रा साहब ने दीपू को भेजने को कहा। जी वो तो उसी समय वापस लौट गया था। क्या? क्यों? पर अच्छा ठीक है। अखबार सामने था पर मल्होत्रा का पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। अब वो सोच रही थी कि जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब क्या किया जा सकता था। तीर तो कमान से निकल चुका है। फिर दीपू को भी कुछ तो संयम रखना चाहिए था, उनकी पोजीशन को समझना चाहिए था। फिर नाश्ते की टेबल पर बैठे चीकू की पुकार से उनकी आवाज़, उनकी चेतना लौटी। नाश्ता करते उनकी नज़र गिलास से दूध पीते हुए चीकू पर पड़ी। चीकू के मुंह पर दूध से मूछें बन गई थी। मल्होत्रा जी का दिल धक से रह गया। मूछें उगने पर तो यह बिल्कुल दीपू लगने लगेगा। उम्र के अंतर के बावजूद कितना मिलते हैं दोनों के चेहरे। गांव में दीपू ख्याल भी तो कितना रखता था चीकू का। पिता की अंतिम यात्रा के समय उन्हें पत्नी और बेटे दोनों को ही गांव साथ ले जाना पड़ा था। चीकू ने तो पहली बार गांव देखा था। उन्हें और उनकी पत्नी को चीकू के लिए चिंतित देख दीपू ने चीकू की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। चीकू के लिए खाना बनवाना, उबला हुआ पानी देने से लेकर उसे गांव घुमाने तक की सारी जिम्मेदारी दीपू ने पूरी ईमानदारी से निभाई थी। पापा की देखा देखी चीकू भी उसे दीपू कहकर आवाज़ लगाता था, पर किसी ने उसे टोका नहीं। चीकू मुंह साफ कर स्कूल के लिए तैयार होने चला गया तो मल्होत्रा साहब भी बाथरूम में घुस गए। फिर बाहर आकर सूट फूट टाई पहनकर उन्होंने शीशे में खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और तेज कदमों से सीढ़ियाँ उतरते हुए अपने ऑफिस में पहुँच गए। और समय चलता रहा। एक दिन मल्होत्रा साहब अपने ऑफिस में फाइलें देख रहे थे कि मिसेज मल्होत्रा का फ़ोन आ गया। आवाज़ काफ़ी घबराई हुई थी। चीकू के स्कूल के पास दंगा हो गया है। स्कूल से मैसेज आया है कि सभी अपने बच्चे जल्द से जल्द आकर ले जाएं। कभी भी कर्फ्यू लग सकता है। आप जल्दी जाकर उसे ले आइए। बात करते करते तो साधना जी रोने लगी थी। तुम चिंता मत करो, मैं तुरंत निकालता हूँ गाड़ी। गाड़ी में बैठते ही मल्होत्रा साहब ने एक दो फ़ोन करके स्थिति की गंभीरता का पता लगाया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चीकू के स्कूल ले चलो। जी। ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई फिर तुरंत रोककर बोला, सर पेट्रोल नहीं है, मैं पहले पेट्रोल डलवा लेता हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ और घुमा दी। ओह, सब परेशानी एक साथ ही आनी थी। जल्दी करिए, कर्फ्यू लगने वाला है। उससे पहले चीकू को लेकर लौटना है। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन देखकर मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया और चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। कोई रुकने को ही तैयार नहीं था। निराश मल्होत्रा जी लाइन में आगे खड़े वाहनों से विनती करने लगे कि पहले उन्हें पेट्रोल डलवाने दें। उनके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन उनकी बात सबने अनसुनी कर दी क्योंकि हर कोई जल्दी में था। अचानक उनकी नज़र पेट्रोल डाल रहे कर्मचारी में से एक पर रुक गई और वे चिल्ला उठे, दीपू, दीपू मेरे भाई, पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल दे। चीकू को लेकर आना है, उधर दंगा हुआ है, वो कर्फ्यू में फंस जाएगा। दीपू पर कोई असर न होते देख उसके पास खड़े आदमी ने उससे कहा, वो साहब तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं, तुम्हारे भाई हैं क्या? कर्मचारी ने एक नज़र उठाई और फिर से अपने काम में लग गया। मल्होत्रा का दिल हुआ गुस्से में अपने बाल नोच लें। तभी उनका फ़ोन बज उठा। घर से फ़ोन था। साधना की तबीयत बिगड़ गई थी।
वह बेहोश हो गई थी। मल्होत्रा के हाथ पैर फूल गए। ड्राइवर, गाड़ी घर की ओर मोड़ो, मैडम की तबीयत खराब है, रास्ते से डॉक्टर को भी लेना है। जोर से ड्राइवर को आदेश देते मल्होत्रा जी गाड़ी में बैठ गए। अगले ही पल ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी। इंजेक्शन देते ही मिसेज मल्होत्रा को होश आने लगा। मल्होत्रा जी की सांस में सांस आई, लेकिन चीकू की चिंता अब भी उनके होश उड़ाई थी। स्कूल का फ़ोन भी बिजी आ रहा था। होश में आते ही मिसेज मल्होत्रा फिर से चीकू का नाम पुकारने लगी। मल्होत्रा को जिंदगी में कभी भी इतनी खराब स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। दिल से एक ही पुकार निकल रही थी, भगवान मेरा सब कुछ ले लो, बस मेरे चीकू को भेज दो। और भगवान ने सुन ली। पापा पापा करता चीकू कमरे में आया। उसके पीछे पीछे चौकीदार भी भागता आया। खुशी और आश्चर्य के मारे मल्होत्रा की चीख निकल गई और उन्होंने भागकर चीकू को सीने से लगा लिया और उसे फिर उसकी माँ ने अपनी बाहों में ले लिया। तो घर कैसे आया? कौन लाया तुझे? मल्होत्रा जी ने पूछा। दीपू। दीपू? मल्होत्रा जी का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। चीकू को लगा पापा मम्मा शायद पहचान नहीं पाए। अरे वो काम में था ना दीपू, जो मुझे घुमाने ले जाता था, जो मेरे लिए दूध बनाता था। हाँ वही वाला दीपू मुझे स्कूल लेने आया था और बाइक पर घर छोड़ गया। पापा आपको पता है दीपू हमारे ही शहर में रहने लगा है, वो नौकरी भी करता है। यह क्या दीपू दीपू लगा रखा है? चाचा नहीं बोल सकते? मल्होत्रा जी अचानक से चिल्ला उठे और फिर दोनों हाथों में मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। साधना और चीकू सहित वहाँ मौजूद चौकीदार भी बुरी तरह चौंक उठा। हर कोई बस मल्होत्रा जी को देख रहा था, एक बड़े आदमी को आदमी बनते देख रहे थे। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।